फ्रेंड्स, आज हम लोग मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन आरआरबी एग्जाम सीरीज का थर्ड वीडियो करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, हु बिकम द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश राज के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय कौन बने? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1857 के युद्ध के बाद 1857 के युद्ध के बाद सिपाही विद्रोह हुआ और इसके बाद 1858 का एक्ट आया। 1858 के एक्ट के दौरान जो भारत की सत्ता थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। तब लॉर्ड कैनिंग जो थे वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1858 के एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल का पद अब वाइसराय के रूप में जाना गया। तो लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वाइसराय के रूप में जाने गए। प्रथम वाइसराय, तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। यह क्वेश्चन आरआरबी के अलग एग्जाम में 4 बार से ज़्यादा रिपीट हो चुका है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। इस समय यह एक डोमिनियन के रूप में जाना गया। डोमिनियन के रूप में, अंग्रेज इसे डोमिनियन के रूप में, एक स्वतंत्र देश के रूप में जानते थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम वाइसराय थे। उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, क्योंकि अभी देश आज़ाद हुआ था तो शक्तियां अभी भी गवर्नर जनरल के अधीन ही थी। तो पहला गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन कर है, उनका कार्यकाल जो था वह 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहा। ठीक है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी जो कि भारतीय थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? तो ये बने सी राजगोपालाचारी। 1948 से 26 जनवरी 1950 तक सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल है। और 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा संविधान आ गया और उसके बाद अलग से चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। Archaeology related work was started in India in 1784 AD by Europeans and Asiatic Society of Bengal was formed. Who was its founder? भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य 1784 ईस्वी में यूरोपियन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई थी 1784 में और इसके संस्थापक विलियम जोन्स थे। विलियम जोन्स एक अंग्रेज विद्वान थे। एक अंग्रेज न्यायाधीश भी थे। यह भाषा शास्त्री भी थे। इन्हें भाषा की बहुत अच्छी समझ थी। ठीक है। इनका उद्देश्य जो था, इन्होंने इस संस्था का गठन किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीय महाद्वीप के इतिहास और पुरातत्व, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति इत्यादि की
इत्यादि पर अध्ययन करना, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति इत्यादि पर अध्ययन और शोध करना इस संस्था का काम था, अध्ययन और शोध। तो इसका राइट आंसर हो गया विलियम जोन्स। अगला सवाल, द प्रार्थना समाज which was recognized as an institution that worked for religious as well as social reform was established in Bombay by Dash in 1876। प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त थी, इसकी स्थापना 1876 में इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन में पूछा गया है इसके संस्थापक कौन थे। तो इसकी डिटेलिंग तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि प्रार्थना समाज जो कि सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए इसकी गठन की गई थी, इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, यह जो संस्था थी वह ब्रह्म समाज से प्रभावित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who denounced the injustice of the caste system and founded the सत्य शोधक समाज ट्रूथ सीकर सोसाइटी। जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा किसने की और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इन्होंने ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था, जाति व्यवस्था और असमानता का विरोध किया था। इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब? 1873 में। कई बार पूछा गया है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, द सिपाही मैटिनी और फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टुक प्लेस इन द ईयर। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो यह 1857 को हुआ था। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ था, जब सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ हथियार उठा लिए और यह विद्रोह जल्दी ही दिल्ली, कानपुर, झांसी इत्यादि जगहों पर फैल गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। 10 मई 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अगला सवाल है, फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द जालियांवाला बाग मैसकर माइकल फ्रांसिस ओ डायर वाज एसासिनेटेड बाई। जालियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल होने के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या कर दी गई। किसने डायर की हत्या की थी? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर ने, माइकल फ्रांसिस ओ डायर ने हजारों निर्दोष भारतीयों पर दर्दनाक तरीके से गोलियां चलवाई थी। तो इसी का प्रतिरोध लेने के लिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल ओ डायर को एक सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। यानी इन्होंने अपना बदला ले लिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उधम सिंह। हालांकि उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। लंदन में ही फांसी दी गई। हालांकि उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया। 13 मार्च 1940 को लंदन जाकर ओ डायर की हत्या कर दी। अगला सवाल है, डैश वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ? बम्बई में
गोकुलदास संस्कृत तेजपाल भवन में इसकी स्थापना हुई थी और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष वो बने थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो कांग्रेस के इस पहले अधिवेशन में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1885, इन विच ऑफ इंडिया वाज इट हेल्ड। बम्बई में हुआ था, अभी अभी पढ़ा, 1885 ईस्वी में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। द पूना पैक्ट एग्रीमेंट ऑफ 1932 वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड विच लीडर। 1932 का पूना पैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हुआ था। तो 1932 के पूना पैक्ट के समय एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके तहत अछूतों, जो कि अब अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है, उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। अलग निर्वाचक मंडल की देने की बात की गई, उन्हें अलग निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई। तो महात्मा गांधी ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे हिंदू समाज में विभाजन होगा, हिंदू समाज में विभाजन हो जाएगा। इस वजह से गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर ने 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। तो याद रखिएगा, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी थे। पंडित बिरजू महाराज इज ए लेजेंडरी डांसर ऑफ विच इंडियन डांस फॉर्म। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक थे। तो काफ़ी प्रसिद्ध नर्तक थे पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म जो है वह किशन महाराज और शंभू महाराज परिवार में हुआ। शंभू महाराज परिवार में हुआ, जो कि कथक के महान कलाकार थे। कथक के महान कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि जयपुर घराने के कथक नृत्य में विशेषज्ञ थे, जो कि अपने नृत्य की तेज गति और परिष्कृत मुद्रा के लिए जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज कथक शैली के लिए प्रसिद्ध थे और वह जयपुर घराने से संबंधित थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक डांस ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फोक डांस, लोक नृत्य कौन सा है। तो राजस्थान में घूमर जो है, घूमर यह एक पारंपरिक और प्रसिद्ध नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में होता है। घूमर मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में होता है। यह नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा विशेष रूप से होता है, महिलाओं के द्वारा विशेष अवसर पर किया जाता है, जैसे कोई शादी, त्योहार या अन्य कोई विशेष सांस्कृतिक समारोह में इसे प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। डांडिया रास इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। सबको पता है, डांडिया गुजरात में होता है। यह मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला नृत्य है,
जो कि गुजराती संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है। पुष्कर फेयर इज एन एनुअल कैटल फेयर ऑर्गेनाइज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान के डैश जिले में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पशु मेला है। तो यह कहाँ, अजमेर में होता है। पुष्कर मेला जो है वह अजमेर में आयोजित होता है। यह एक प्रमुख पशु मेला है जहाँ दुनिया भर से पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए लोग यहाँ आते हैं। पुष्कर जो है वह काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रह्मा जी का दुर्लभ मंदिर है। ब्रह्मा जी का एक दुर्लभ मंदिर है। साथ में पुष्कर सरोवर भी स्थित है यहाँ। इसे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फेमस संगाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नवंबर ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। संगाई महोत्सव नवंबर में मनाए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो जो संगाई महोत्सव है, संगाई महोत्सव, यह मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। यह एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है जो कि नवंबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है। इसमें मणिपुर की कला, संस्कृति, खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह उत्सव को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, संगाई महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट। पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला शैलियों में से एक है। पट्टचित्र शैली काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। उड़ीसा राज्य की यह प्रसिद्ध शैली है। उड़ीसा। यह हिंदू धार्मिक चित्रकला पर आधारित है। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से इसका जो विषय होता है, विषय वह हिंदू धार्मिक कथा है। हिंदू धार्मिक कथा जैसे रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण आदि अन्य देवी देवताओं का चित्रण पर आधारित है यह, जो कि इसमें ज़्यादातर भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी के चित्र मिलते हैं। ऑब्वियस है, उड़ीसा में है तो भगवान जगन्नाथ और लक्ष्मी के चित्र इसे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो पट्टचित्र शैली उड़ीसा से संबंधित है। अंडर हुज रूल वाज द चारमीनार मॉन्यूमेंट बिल्ट इन हैदराबाद। हैदराबाद में चारमीनार है, यह किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो चारमीनार का निर्माण हुआ था 1591 ईस्वी में। 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसकी स्थापना क्यों हुआ था? तो इसका उद्देश्य था, शहर उस समय काफ़ी प्लेग बीमारी फैलती थी। प्लेग बीमारी काफ़ी फैलती थी, तो उसके संक्रमण से बचाने के लिए यह एक स्थान बनाया गया था। ऐसी किंवदंती है कि कुतुब शाह ने चारमीनार को ईश्वर के प्रार्थना के लिए बना था, ताकि शहर में प्लेग जैसी जानलेवा बीमारी का अंत हो सके। ठीक है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण 1591 में कराया था। विच स्ट्रक्चर वाज बिल्ट एज ए वार मेमोरियल टू सोल्जर्स ऑफ द अनडिवाइडेड बाय एडविन लुटियंस इन 1921। एडविन लुटियंस द्वारा 1921 में अविभाजित भारत के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में कौन सी संरचना बनाई थी? तो यह इंडिया गेट है। इंडिया गेट की रचना एडविन लुटियंस के द्वारा की गई थी। इसे बनवाया गया था। इसमें पहली विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 के बीच हुई थी।
1914 से 18 के बीच हुई थी। तो पहले विश्व युद्ध और अन्य संघर्षों में जो भारतीय सैनिकों की जो कुर्बानी गई थी, तो उसके लगभग 82,000 सैनिक, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद कई युद्ध हुए, तो उसमें लगभग 82,000 सैनिकों के नाम इस इंडिया गेट पर अंकित किए गए हैं। इसका डिजाइन जो था, डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। एडविन लुटियंस ने किया था। इंडिया गेट पर एक, अब तो हटा दिया गया, पहले एक ज्वाला जलती रहती थी, ज्वाला, जिसे अमर जवान ज्योति कहा जाता था, जिसे 1971 में भारत पाकिस्तान के जो युद्ध हुए थे, इस युद्ध के बाद स्थापित किया था। ठीक है, अमर जवान ज्योति कहा जाता था इसे, अमर जवान ज्योति कहा जाता था। फ्रॉम विच सिटी डिड चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी वर्क ओरिजिनेट्स? चिकनकारी और कढ़ाई का काम किस शहर से शुरू हुआ था? तो चिकनकारी और कढ़ाई लखनऊ शहर से उत्पन्न हुआ था। लखनऊ का यह पारंपरिक रूप है, जो कि मुख्य रूप से अब यह संस्कृति का हिस्सा बन चुका है, लखनऊ के संस्कृति का हिस्सा हो चुका है। चिकनकारी जो है वह मुख्य रूप से मुगल काल में डेवलप हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मुगल शासक जहांगीर के समय यह कला भारत आई थी। जहांगीर के समय यह कला भारत आई और इसे लखनऊ के नवाबों में काफ़ी प्रचलित हुआ था। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। गुजरात की तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, इसे भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य माना जाता है। भारत के कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि तटीय शहर के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें है मुंद्रा, द्वारका। ये पश्चिमी भारत के शहर हैं। मुंद्रा, द्वारका, वापी, सूरत, यह सभी शामिल हैं। ठीक है, और दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात के बाद दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है कंचनजंगा। कंचनजंगा की कुल ऊंचाई जो है वह 8611 मीटर है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो कि भारत और नेपाल सीमा के बीच स्थित है। भारत और नेपाल के बीच कहाँ? सिक्किम में है। यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो भारत में स्थित यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चिल्का लेक, द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र चिल्का झील किस राज्य में है? आसान सा सवाल है। चिल्का झील उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो रिवॉल्यूशन रेफर्स टू? पीली क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। उड़ीसा जो है, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जो कि बॉक्साइट जो है वह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, नेम इंडिया ओल्डेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर विच वाज रिकमीशन्ड इन 2018?
भारत के सबसे परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में फिर से चालू किया गया। 2018 में फिर से चालू किया गया, उसका नाम था अप्सरा। अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का पहला स्वदेशी नाभिकीय रिएक्टर था। ठीक है, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा विकसित किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा इसे विकसित किया गया था। 1960 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसे शॉर्ट में टीफर कहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, Which branch of physical geography is devoted to the study of landforms, their evolution and related processes? भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा भू आकृति, उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो इसे कहते हैं भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। अगला सवाल है, द आउटर मोस्ट लेयर और सेल ऑफ द अर्थ इज नोन एज। तो सेल का, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत या आवरण को किस नाम से जानते हैं? तो इसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट, हमारी पृथ्वी है उसका जो बाहरी परत है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के प्रकार होते हैं, जैसे है महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट ऑब्वियस है, यह महाद्वीपों में पाया जाता है। इसकी मोटाई जो होती है 30 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, दूसरा है समुद्र तटीय क्रस्ट, समुद्र तटीय क्रस्ट, इसकी मोटाई है 5 से 10 किलोमीटर। ऑब्वियस है, यह समुद्र के नीचे पाया जाता है, समुद्र के तली में पाया जाता है। ठीक है, तो क्रस्ट जो है यह मुख्य रूप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें प्रधानता होती है सिलिकॉन, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके प्रमुख खनिज होते हैं, प्रमुख खनिज होते हैं। इसके बाद ग्रेनाइट और बेसाल्ट भी इसमें प्रमुख हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अगला सवाल है, स्वेज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे दैट कनेक्ट विच सीज। स्वेज कैनाल एक कृत्रिम जल मार्ग है जो किन समुद्रों को जोड़ता है? तो स्वेज जो कैनाल है वह भूमध्य सागर से लाल सागर के बीच है। जो स्वेज नहर है इसका निर्माण कब हुआ था? 1859 से लेकर 1869 के बीच इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फ्रांसीसी इंजीनियर, उनका नाम क्या था? फर्डिनेंड डी फिलिप्स। फर्डिनेंड डी फिलिप्स ने इसका निर्माण किया था और इसका उद्घाटन जो है वह 17 नवंबर 1869 को हुआ था। तो स्वेज नहर जो है वह मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता था, जिससे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के मार्ग और तेज हो गए और आसान हो गए, यानी व्यापार इन दोनों के बीच आसान हो गया। यूरोप और एशिया एक दूसरे के नज़दीक आ गए, क्योंकि अब जो जहाज़ थी वह साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते के अलावे अब उसे बाईपास करके अफ्रीका से एशिया पहुंचती थी। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागर से लाल सागर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड। हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी आर्द्रता कहलाती है। ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो इसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, भाग 22 था, अनुसूची 8 थी, अनुसूचियाँ जो थी वह 8 थी। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑब्वियस है, भारत का जो संविधान है वह काफ़ी लंबा और विस्तृत है। इसका रीज़न क्या है? तो यह बहुत बड़ी आबादी और विविधता वाला है, पॉपुलेशन है, और यह काफ़ी विविध है। भारत का जो देश है वह फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय हुम? भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। एम.एन. रॉय का पूरा नाम था मानवेंद्र राय। एम.एन. रॉय प्रसिद्ध क्रांतिकारी और राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने 1934 में यह सुझाव दिया कि भारत का संविधान एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए, ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं। ब्रिटिश संसद के द्वारा नहीं। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? कानून के शासन की अवधारणा किस संविधान से ली गई? तो यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई। कानून के शासन की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई। वहीं संघात्मक विशेषताएं वह कनाडा के संविधान से ली गई। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम? भारत के संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा को किस देश के संविधान से ली गया है? तो यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि शामिल है। तो यह अमेरिकी संविधान का हिस्सा रहा है। Who was the chairman of the drafting committee 1947 which had the task to prepare the draft of the constitution? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति 1947 में गठित हुआ था, जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष के रूप में B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव पावर टू इशू रिट्स इन द नेचर ऑफ हैबियस कार्पस, क्वा वारंटो, मैंडेमस, सेरिटोरी प्रोहिबिशन ईटीसी अंडर विच आर्टिकल? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्यों वारंटो, परमादेश, उत्प्रेस, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है, जो कि डैश के अंतर्गत है, किस संविधान के अंतर्गत है? तो रिट जारी करने की शक्ति वह हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है और इन्हें जारी करने के लिए संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करता है। वहीं आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, अगला सवाल। द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को
निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, किसमें? तो भाग 4A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है वह 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के योग्यता के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 58 के अंतर्गत है, योग्यता से संबंधित है। ठीक है, जिसमें 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए और इसके लिए कम से कम 50 निर्वाचक मंडल का सदस्य का समर्थन चाहिए, समर्थन आवश्यक है। क्लियर है? द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन द ईयर। लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुए। आधिकारिक रूप से 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुआ था। यह भारत का स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव था, तो याद रखिएगा 1951 to 52। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर एट प्रेजेंट? वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 543। लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या जो है वह 545 है। पहले 550 थे, पहले क्या, अभी भी 550 हैं, लेकिन 545 पर चुनाव होते थे। लेकिन दो सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से जुड़े जाते थे, अब उनका प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो अभी वर्तमान में 530 सदस्य, राज्य से 13 सदस्य, यूनियन टेरिटरी से 543 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। 15 मई 1952 को पहले लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और इनका कार्यकाल 1952 से लेकर 1956 तक रहा था। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग कैन प्रिसाइड ओवर ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं, संयुक्त बैठक को बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता वह लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट? राज्य परिषद का पदेन सभापति, तो यह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डेज फॉर विच ए मनी बिल फाइनेंस बिल कैन बी स्टेड बाय द राज्यसभा?
किसी भी धन विधेयक या वित्त विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों तक रोका जा सकता है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है जिसमें 14 दिनों तक किसी भी धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन अगर इतने दिनों तक यह पास नहीं हुआ तो इसे स्वतः पास मान लिया जाता है। यानी राज्यसभा इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है, वह सिर्फ अनुमोदित कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकता है। तो याद रखिएगा 14 दिन है जिसे अधिकतम दिनों तक राज्यसभा में रोका जा सकता है। In 1993, the Government of India established an institution, the NHRC, to monitor the violation of human rights. What is the full form of NHRC? NHRC का फुल फॉर्म है 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नामक संस्थान की स्थापना की। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से जाना जाता है। ऑब्वियस है 1993 में इसे स्थापित किया गया था। एक स्वतंत्र संस्थान है, स्वतंत्र निकाय के रूप में इसे स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने की रक्षा करना। ठीक है। अमूमन रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, ऐसी परंपरा रही है। ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, ए कमीशन हैड बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम सरकारिया कमीशन इन द ईयर। काफ़ी बढ़िया सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार के द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1983 में भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी। केंद्र और राज्य के संबंधों को बेहतर समन्वय के लिए इसके जो अध्यक्ष थे वह जस्टिस R.S. सरकारिया थे। जस्टिस R.S. सरकारिया थे। इसी के नाम पर इस आयोग का नाम सरकारिया आयोग बना था। याद रखिए 1983 में इसका गठन हुआ था। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एज ए फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह है आर्टिकल 16, जो कि मौलिक अधिकार के रूप में अवसरों की समानता सभी व्यक्ति को प्रदान की गई है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 में दिया गया, आर्टिकल 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने, किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, जिसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत थे, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत थे, उसे हटाकर अब अनुच्छेद 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार के रूप में इसे रखा गया है। यानी मौलिक अधिकार ना होकर यह एक आपका विधिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा 301 के अंतर्गत है, अनुच्छेद 31 में पहले था। Which part of the Constitution of India contains fundamental rights of the citizen of India और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? बहुत बढ़िया सवाल है। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार या मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा शामिल है? तो यह है हमारे संविधान का भाग 3। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है।
क्लियर है।